Now, Sri sago can dash from the trunks of the sago palm. मैम obtained. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे सागो कैन ऑब्टेन फ्रॉम, तो थोड़ा गलत हो रहा है. कैन ऑब्टेन कैसे होगा? और पैसिव वॉइस लगाना पड़ेगा. बचपन में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस किया था. आई कैन डू दिस, दिस कैन बी डन बाय मी. तो अपने आप तो सागो ऑब्टेन नहीं होगा, कोई और ही करेगा. तो क्या बोलेंगे? सागो कैन ऑब्टेन. क्या होना चाहिए? Be obtained. बी ऑब्टेन. पैसिव वॉइस. कैन बी ऑब्टेन्ड. हम लेंगे ना उसे, कोई और थोड़ी ना, अपने आप थोड़ी ना ऑब्टेन हो जाएगा. तो एक्टर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है पैसिव वॉइस अंडरस्टैंड कर. कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रंक्स ऑफ द सागो पाम विच आर फाउंड इन स्वैम्प्स. और पूरा सेंटेंस पढ़ा तो बाद में भी पता चल गया पैसिव वॉइस है आर फाउंड, तो वहां पे कैन बी ऑब्टेन्ड होना था. Ayan, the palm reaches a height of about 90 meters when fully dash. When fully, Ayan, तेरी बारी में आवाज नहीं. Grown. Grown, हाँ. When fully grown. Rahini, the palms dash just before they flower. क्या होना चाहिए बेटा? The palms dash just are cut down. Are cut down. The palms are cut down just before they flower. Sirat, part of the trunk dash into pulp Is pounded. is pounded into pulp before Khyati it dash into powder by a machine. Before it It is turned. is Sorry, it turned. is turned. हाँ, is लगाओगे, is turned into powder by a machine. पैसिव वॉइस में चल रहा है पूरा बेटा, थोड़ा सा मैम इसीलिए ध्यान रखा था. ये आर्जव. मैम can't it be turns? हाँ बेटा, इट कैन नॉट बी टर्न्स. देखो, let me read the sentence again and then I will tell you the difference between the first sentence and this one. Now here they have written part of the trunk is pounded into pulp before it is turned into powder by a machine. Now Arjav, यहाँ by a machine दिया हुआ है. This is passive voice. And when passive voice is there, then we need to write it down helping verb. अब हम फर्स्ट वाले ब्लैंक पे जाते हैं. द डेजर्ट इज मेड ऑफ पर्ल सागो विच इज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड इट बेटा स्वेल्स ड्यूरिंग कुकिंग. इसमें कोई एक्टर उसको स्वेल नहीं कर रहा था, वो अपने आप स्वेल हो रहा था. इसलिए वहां पे हमने कुछ भी नहीं लगाया था. हमने बोला इट स्वेल्स ड्यूरिंग कुकिंग. और अगर हमें लगाना था, हम बोलते इट इज स्वेल्ड ड्यूरिंग कुकिंग, तो उसका मतलब होता कोई उसे स्वेल कर रहा है. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज if the action is taking place on its own or some actor is responsible for the action. ये सेंटेंस जब हम फिफ्थ और सिक्स्थ वाला पढ़ते हैं तो लास्ट में दिया हुआ है बाय अ मशीन, पैसिव वॉइस है. और पैसिव वॉइस का मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगा. और इसका कॉन्ट्रास्ट था फर्स्ट सेंटेंस, जिसमें स्वेलिंग किसी और ने नहीं करवाई थी, वो खुद ही स्वेल हो जाता है. इसलिए हमने बोला था इट स्वेल्स. दैट इज द डिफरेंस. सो इनटू पल्प बिफोर इट इज टर्न्ड इनटू पाउडर बाय अ मशीन. एंड इट मेक्स मी कम टू यू अगेन आर्जव. नेक्स्ट आप ही को बताना है. द पाउडर इज लेटर वॉश्ड एंड डैश. क्या होना चाहिए? Right. राइट. बेटा नेक्स्ट है सभ्य. इट इज नाउ कॉल्ड सागो फ्लोर. दिस फ्लोर इज देन नीडेड इनटू डो एंड डैश थ्रू अनदर मशीन. Ma'am, passed. Passed through another machine to form the pearl like grains which we see in the sago pudding. अब
आज हम एक नई चीज समझ करके क्लास में तब आगे बढ़ेंगे. यूजुअली 95% फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का पैसेज पास्ट टेंस में आता है. और जब पास्ट टेंस में आता है तो हमें एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि क्या इसमें हैड आएगा. तो पास्ट टेंस में हैड आता है और उसके लिए हमें दो एक्शंस बेटा देखने होते हैं. जो एक्शन पहले हुआ उसमें हैड आएगा. नेक्स्ट नंबर पर अगर पास्ट टेंस में पूरा पैसेज आया है देन वी हैव टू टेक केयर कि कहीं इन्वर्टेड कॉमास है क्या, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में हमारा प्रेजेंट टेंस आ जाता है. आज का पैसेज प्रेजेंट टेंस में आया था और प्रेजेंट टेंस में जब आया था बेटा 5% चांसेस है कि प्रेजेंट टेंस में आएगा. तो हमें केयरफुल होना है, पैसिव वॉइस तो नहीं है. और हमें केयरफुल होना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए. ये प्रेजेंट टेंस की प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और पैसिव वॉइस. तो बेटा जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हो तो उसका मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर. सिंगुलर वर्ब का मतलब एस और ईएस लगता है उसमें. तो आज वाले में इन्होंने हमें पैसिव वॉइस का बेटा थोड़ा सा इंडिकेशन फिल वन वर्ड से कर रहे हैं. आरुष, द फर्स्ट वन इज मोस्ट पीपल लेफ्ट द पार्टी dash 2 a.m. मैम अराउंड. हाँ, around, at, before, anything can be there. Aviral, the party went on dash 4 a.m. मैम टिल. till 4 a.m. till ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता प्रीपोजिशन. श्री थर्ड है आई हैव टेकन अ रेजोल्यूशन नॉट टू ड्रिंक डैश द एंड ऑफ ईयर. Ma'am, at the end of year. एट नहीं, टिल द एंड ऑफ ईयर. इस साल के खत्म होने तक आई विल नॉट ड्रिंक. एट का मतलब उस दिन की बात नहीं है. आई विल नॉट ड्रिंक एट द एंड. एट द एंड नहीं, टिल द एंड. रिजोल्यूशन लिया है तो आपने डिसीजन लिया है कि आप ईयर एंड तक नहीं, सिर्फ एट द ईयर एंड थोड़ी ना होगा. मैम आई इसमें अंटिल आ सकता है. हाँ बेटा आ सकता, बिल्कुल. Ayan, I will return your money dash the end of the year. But Beta, by the end of year, at the end of year, before the end of year. By, at, before. Rahini, because I had to reach home before dinner, I could stay with my friends dash just 2 hours. Rahini, what happened? Because I had to reach home before dinner, I could stay with my friends dash just 2 hours. Ma'am, for. For. Sirat, I liked the book so much that I finished it dash a day. In. In a day. Khyati, there was a security alert dash the airport. Ma'am, at. At the airport, particular place है ना. Arjav, dash a pause in the conversation. I excused myself and left for home. I don't know. बेटा इसमें मतलब ये कह रहे हैं कि कॉन्वर्जेशन चल रहा था. कॉन्वर्जेशन जब पॉज हुआ तो मैं वहां से चला गया. तो जब कोई चीज हो रही होती है टाइम के लिए तो ड्यूरिंग आता है. तो ड्यूरिंग अ पॉज, जब पॉज हुआ कॉन्वर्जेशन में उस टाइम में, तो ड्यूरिंग अ पॉज इन द कॉन्वर्जेशन आई एक्सक्यूज्ड माई सेल्फ एंड आई वेंट. ड्यूरिंग आ जाए. मैम आफ्टर आ सकता है. आफ्टर अ पॉज इन द कॉन्वर्जेशन. आफ्टर कैसे आएगा बेटा? आफ्टर के बाद हम कैसे एक्सक्यूज लेके जाएंगे, है ना. उसी समय तो जाएंगे जब पॉज हुआ था. तो जब सब बात करते करते रुके तभी हम बीच में हमने एक्सक्यूज मांगा और हम चले गए. आफ्टर कैसे हो, वो कोई सेंस नहीं बैठेगा उसमें.
अच्छा, एक बेटा आप लोगों को मैंने भेजा हुआ है, देखो जो हमारा सैंपल पेपर हम लोग कर भी रहे थे, अभी उसमें एक बेटा डिस्क्रिप्टिव एसे रह गया था, और डिस्क्रिप्टिव एसे कैसे लिखना है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम एसे राइटिंग का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली हम ये भी बता रहे हैं हाउ वी हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसे। तो बात हो रही थी, कुछ बच्चे शॉर्ट स्टोरी करते हैं, कुछ बच्चे नरेटिव करते हैं। हमने नरेटिव एसे की बात करी। सम ऑफ यू दे गो फॉर आर्ग्यूमेंटेटिव, हमने आर्ग्यूमेंटेटिव की बात करी, अभी आगे आने हुए क्लासेस में भी करेंगे। आज टर्न है डिस्क्रिप्टिव एसे को बेटा कैसे लिखा जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव एसे में डिफरेंस ये होता है नरेटिव से ज्यादा कि हमें मैटर ऑफ फैक्ट में डिस्क्राइब करना है। नरेटर में हमारी स्टोरी होती है और हम उसके हीरो होते हैं, एंड वी मेक द थिंग्स एज वी वांट। डिस्क्रिप्शन में हमें बाहर की चीजों पे ज्यादा फोकस करना। नरेटिव में हमारे इमोशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर 7 चल रहा था, उसका क्वेश्चन था बेटा 4th वाला, यू हैव रिटर्न्ड टू योर सिटी दिल्ली after spending 5 years in a foreign country. The city has changed during your absence. Describe the changes that had affected people's life in the city. क्वेश्चन देख रहे हो आप सबके पास है, ग्रुप में कल भी भेजा हुआ है मैंने। Describe the changes that have affected people's life in the city. Give your views regarding these changes. बेटा सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड अगर ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं तो वो ये वाली लाइन पे ध्यान नहीं देंगे तो पूरा कंटेंट हमारा शेकी हो जाएगा। डिस्क्राइब द चेंजेस दैट हैव अफेक्टेड पीपल्स लाइफ इन द सिटी। तो शहर में जो चेंजेस आए हैं वो लिखने से ज्यादा जरूरी वो लिखना है कि वो वाले चेंजेस जिसका असर लोगों की लाइफ पे क्या पड़ा, इसके ऊपर ध्यान देना है। तो बेटा अगर आप कोई भी चेंज लिख रहे हो जो 5 इयर्स में अब आप आए हो लौट करके, तो आपको सब में कनेक्ट करना है लोगों की लाइफ कैसी हो गई उससे। अच्छी भी हो सकता है, बुरी भी हो सकता है। अब हमें ये आंसर लिखने के लिए, ये ऐसे लिखने के लिए वी शुड बी वेरी क्लियर दैट आवर essay will have 5 paragraphs, 5 different changes, 5 नहीं हो रहे, 4 different changes, and it is a kind of comparative study. ये चेंज आया, लोगों की लाइफ ये चेंज हो गई, पहले ऐसे हुआ करती। So that will be 4 different paragraphs, or if you are fertile enough to think, then you will identify 5 of the things. It depends upon our own creativity in the limited time. It is 30 to 35, वो खुद ही लिख के बैठे हुए हैं बेटा, आधा घंटे से ज्यादा मत देना। तो आधा घंटे में से कम 10 मिनट तो सोचने को चाहिए होता है अच्छा लिखने के लिए। फिर तो एक बार आउटलाइन बन जाए देन वी राइट वेरी गुड। अब जैसे हमारा ऐसे नरेटिव होता है वैसे ही डिस्क्रिप्टिव में हमें थोड़ा इंट्रो और छोटा इंट्रो और बेटा थोड़ा सा कंक्लूजन। तो जब हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे इस टाइप का लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में ये होगा हम 5 साल थे कहाँ, कर क्या रहे थे जो हम 5 साल बाद अपने देश अपने शहर लौट रहे हैं। तो आपकी बिगनिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। आफ्टर पासिंग 12th या आफ्टर पासिंग 5th आई वेंट टू, किसी और देश में आप बताओगे गए थे, क्यों गए थे तो आप बताओगे कि माय पेरेंट्स सेंट मी, या फिर बेटा माय फादर गॉट ट्रांसफर्ड सो आई वाज देयर, शहर देश का नाम बताओ जहां गए थे, एंड नाउ आई वाज कमिंग बैक। आई हैड all those pictures in my mind that I will meet my old friends, my old town, my native town.
I was emotional. I was little bit expecting that the kind of development that I have been used to live, I will not find in my own town. इसके साथ हम वापस आ रहे हैं. तो इंट्रो में शुरू से नहीं लिख देना है क्या चेंजेस. हमने आउटलाइन बनाया, हम कहाँ गए थे और क्यों 5 साल बाद आ रहे हैं. आते समय हमारे मूड में क्या है, क्या हमारे दिमाग में पिक्चर है उस टाउन की जो हमारा नेटिव टाउन. अब हमें चेंजेस बताने हैं, तो चेंजेस हमारे 5 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे. और ब्यूटीफुल तरीका ये होगा चेंजेस बताने का, हैफाजार्ड वे में नहीं बताएंगे हम. ब्यूटीफुल वे में ऐसा बताएंगे कि किस तरीके से हम जब एयरपोर्ट पे उतरे तब हमें चेंजेस दिखाई दिए, हम अपने सिटी में एंटर किए तो हमें चेंजेस दिखाई दिए, शाम को हम फ्रेंड से मिले होंगे तो हमें चेंजेस दिखाई दिए, और हो सकता है एक आध दिन के बाद तक हमें क्या चेंजेस दिखाई दिए. तो चेंजेस ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं उसके साथ हमें चेंजेस दिखाई दे रहे. तो एयरपोर्ट पे उतरते ही हमें सबसे ज्यादा, क्योंकि जो चीज अब बहुत कॉमन हो गई है बेटा, हमें वो जो सर्विसेज हैं कैब की, ओला उबर जो हमें बाहर मिलती थी, वो इतनी इजीली मिल रही थी. जो हमारा टैक्सी आया था वो ऐसा, एक तो वो पुराने वाला टाइप का नहीं रहा था कि हमें किसी को बेटा ड्राइवर को बुलाना पड़े. अब तो ऐप के थ्रू बड़े आराम से आ रहे, बड़ा प्रोफेशनलिज्म आ गया है. दिस वाज द फर्स्ट चेंज दैट वी नोटिस. और वो जो हमारी कैब है उसमें बेटा प्रॉपर सारे नॉर्म्स सेफ्टी के फॉलो हो रहे. अब हम जब बाहर निकले और हम अपने टाउन तक गए तो हमारे को दूसरा चेंज बहुत ज्यादा दिखाई देगा. वो है बेटा द हाईवेज, द फ्लाईओवर्स. तो हम उसके साथ साथ लिखेंगे हमारी लाइफ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आया, हम क्या सोच रहे थे, हमारी मतलब लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा हो. सेकंड चेंज, सेकंड पैराग्राफ दैट. अब हम जब आगे पहुंचे अपने टाउन में तो बेटा वहां जाके हमने ये नोटिस किया कि जगह जगह डस्टबिन्स लगे हुए हैं जो पहले नहीं थे. और बेटा हमने एक और चीज नोटिस करी कि वाकई में बहुत सारे वॉशरूम्स बने हुए थे जो कि पहले इतना नहीं हमें दिखाई देता. सो दैट वाज द स्टेप टुवर्ड्स, क्या बोलना चाहिए, क्लीनलीनेस, क्लीन इंडिया टाइम. अब हम आगे पहुंचे, शाम को हम अपने टाउन में पहुंचते हैं और बेटा वहां पर मदर को मैंने बोला भाई मेरा बहुत मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, मैं जाके अभी मार्केट से लेके आऊं या सर्वेंट को भेज के मंगा लो. तो माँ ने जो है वो तुरंत ब्लिंकिट और जेप्टो किया. ये चेंज पहले नहीं था बेटा. इन 2 minutes. दिस फैसिलिटी इज नॉट ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज. आई वॉज एस्टोनिश्ड, लाइफ कितनी ईजी हो गई है. और फिर मेरे छोटे भाई ने या किसी और ने मुझे बताया कि अरे वो तो स्कूल की चीज भी 1 मिनट में आ जाती है, 24/7 की ये फैसिलिटी है जो पहले नहीं थी. फिर बेटा हम आगे गए, शाम को मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर की. तो जब हम रेस्टोरेंट में गए तो मुझे एक और खास चेंज दिखाई दिया. और वो चेंज मुझे ये दिखाई दिया कि वहां पर बेटा इंटरनेशनल कुजीन के बहुत सारे अब चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं. पहले इतना नहीं होता था, हमें सिर्फ पिज्जा हट पता था और डोमिनोज और ये पता था. अब तो हमें यहाँ पे जापानीज फूड और बेटा ये फूड सारा कॉन्टिनेंटल फूड सारी अवेलेबिलिटी, स्टारबक्स क्या ये क्या सारी चीजें थी. और जब पेमेंट की बात आई तो बेटा छोटी छोटी चीजें, ये पेमेंट के लिए भी अब मैं तो तुम्हें कितना डिटेल में बताऊं. आप अगर ऑटो लेके गए होगे या आपने बेटा कुछ वेंडर से लिया होगा, जो यूपीआई से पेमेंट हो रहा था, वो पार्किंग वाले लॉट ने बंदे ने मुझसे यूपीआई में पेमेंट ले लिया. मतलब ये तो मुझे समझ ही नहीं आया कितना चेंज भी आ सकता है. लाइफ कितनी इजी है, नो हैजल ऑफ कैसे कैरिंग द कैश. ये वाली चीजें बता रहे.
तो बेटा टेस्ट लोगों का चेंज हो। अब हम लोगों को बात करते करते एक दोस्त के साथ तो मुझे बहुत लेट हो गया, रात को बेटा 12 बज गया, उसके साथ बातें करते करते भूख लग रही थी। और बेटा अब हमें पता चला कि अब तो यहाँ पे स्विगी क्या और ये क्या, ये सारी चीजें आ रही। तो इन ऑल जब मैं रात को सोया तो आई वाज सो सेटिस्फाइड दैट माय कंट्री इज डेवलपिंग एट अ गुड पेस and the life, the ease of living is becoming very, very better available. हाँ, अगर एक दो बुरी बातें लिखनी है तो लिखोगे, पॉल्यूशन लेवल बहुत हो गया है, आप एक आध चेंज में ये लिख दो। तो इतना वी आर प्रोन टू डिजीजेस, हमेशा मास्क पहन के रखना पड़ता है। तो आपको शाम रात को स्मॉग दिखाई दिया होगा, आप कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। आपको एक और चेंज दिखाई दिया होगा, आसमान नीला नहीं दिख रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हो। तो आपको करना क्या था, वाई आई से आप, मैंने बोला बेटा 10 मिनट्स तो सोचने में लगेंगे, तो आप बोलोगे मैम 10 मिनट्स, ये तो बहुत टाइम है। अरे टाइम इसलिए लगता है सोचने में, मुझे ये चेंजेस लिखने हैं, इसके साथ लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आया ये लिखना है, और सीक्वेंस में लगाना है अब इसको। और बेटा ये कंक्लूजन वाली लाइन होगी कि ये जो हमने डिस्क्राइब किया उसको हम किस तरीके से लास्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं, इज इट गुड और इज इट नॉट। अपने अपने रेफरेंस में नहीं, नरेटिव में हम बताते हैं मुझे क्या फील, वो वहां पर बेटा ये बताना है ये चेंजेस कैसे थे। एक छोटी सी कोटेशन मैंने बेटा ढूंढा था, बड़ा प्यारा सा कोट है, लिख लो आप, और कहीं पे अगर आप यूज कर सको तो इट विल बी गुड। तो जरा जल्दी से लिख लो, इससे भी हमारा ये खत्म हो सकता था ऐसे डिस्क्रिप्टिव वाला। प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज। एक और लिखेंगे बेटा, चेंज इज इनएविटेबल, चेंज इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब बेटा अनएवॉइडेबल, कॉमा, बट इट इज, but it is in us to control its direction. But it is in us to control its direction. ठीक है, चेंज के ऊपर भी बेटा बहुत सारा लिख सकते। अब हमारा अभी तक नोटिस राइटिंग नहीं हुआ और अभी तक हमने ईमेल राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं। इसी सैंपल पेपर में बेटा क्वेश्चन निकालिए, तो आज हम साथ में मिलके अपना ईमेल और नोटिस कर लेते हैं। 10 में से 10 आने वाला क्वेश्चन है, जो मैम स्ट्रिक्ट मार्किंग स्कूल में कर रही थी, इतने से बात के मार्क्स काट रही थी, वो इसीलिए ताकि तुम तैयार रहो कि तुम्हारे बिल्कुल मार्क्स ना कटे। आज हम जब नोटिस और ईमेल लिखेंगे तो हम मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन भी बताते जा रहे हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि इस पे मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, I will also write with you and then I will share the pic with you. हाँ श्री बताओ बेटा। मैम हमें ज्यादातर कौन सा इससे प्रिफर करना चाहिए, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव या आर्गुमेंटेटिव में से? नहीं बेटा, हम सबका अपना अपना ना वो होता है, क्या कहना चाहिए, एक इंक्लिनेशन होती है कि मुझे कौन सा वाला ऐसे लिखना इजी फील हो। हाँ, पर आज हमें ये डिसाइड कर लेना है बैठ करके कि हमारा सबसे ज्यादा इजी कौन सा वाला ऐसे हमें लगता है जो हमें अपील करता है। कैसे डिसाइड करते हैं हम डिसाइड करते हैं, 2-4 सैंपल पेपर के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, और जो टॉपिक हमें ज्यादा अपील कर रहा है हम बेटा उसकी तरफ चले जाएंगे, और उसके बाद हम आज से लेकर के 16 तारीख तक उसी की प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट टॉपिक्स। मैं इसको थोड़ा एनालाइज कर देती हूँ आपके लिए और इजी हो जाएगा। ऐसे राइटिंग में हमारे मार्क्स कंटेंट्स पे मिलते हैं, हमने टॉपिक को अंडरस्टैंड करके कैसा लिखा है। तो बेटा अगर हमारा ये जो ऐसे है ये 20 मार्क्स का आ रहा है,
तो ये समझ लो कि इसमें से 10 मार्क्स तो हमारे कंटेंट के हो गए, मैटर कैसा। उसके बाद हमारी बाकी सारी चीजें आती, हमारी वोकैबलरी, हमारी हैंड राइटिंग, हमारा एक्सप्रेशन जिसे बोलते हैं, एक्सप्रेशन में सारी चीजें आती। तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है हैंड राइटिंग कैसी है, पैरास कैसे चेंज किए हैं, वोकैबलरी कैसे यूज करी, ग्रामर का आता है, फिर हमारा ग्रामेटिकली सेंटेंसेस करेक्ट है कि। तो ये अगर मिलाएं और ये लोग कह रहे हैं कि 300 to 350 वर्ड्स, तो बहुत आराम से समझो कि जो आपका एक एग्जाम का शीट आएगा वो एक साइड पूरा फिल हो जाएगा, फिर आप टर्न करोगे पूरा आराम से, बेटा वो आपका फिल हो जाना चाहिए। इतना अगर आपका फिल हो जाता है सफिशिएंट है with changing the para, and changing para means leaving one line and then starting it from the left. It is more than enough. एक पेज पर बहुत आराम से 200 वर्ड, जैसे हमारा रजिस्टर का पेज होता है, तो बहुत आराम से हम पूरा एक साइड फिल करते हैं, उसको टर्न करते हैं, 3/4 हो सकता है, हाफ हो सकता है, फुल हो सकता है, दैट इज द वर्ड। You should write good. So if they say 300 to 350 words, so we can get the marks if we write 200 or 250 words. It does not mean कि हम 100 words लिख के सोच रहे कि हमें 20 में से मार्क्स मिल जाए। और कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत लंबा लिख रहे हो बट रिपीटेटिव है तो कोई फायदा नहीं। आप अगर अपने इसमें बेटा थोड़ा पैरा चेंज कर देते हो तो आपको भी पता रहता है, उनको भी पता रहता है, पैरा चेंज मीन्स कुछ और एक नया पॉइंट लिखा होगा, सो दे रीड इट। सबका अपना अपना फ्लॉन्ट है, तो सबका अपना अपना बेटा इंक्लिनेशन है, सब उसके हिसाब से सोच करके जाएंगे हमें ये वाला ऐसे। एक पर्सन, मैं सोच करके गई थी कि मेरे को आर्ग्यूमेंटेटिव लिखना है, पर मुझे हो सकता है टॉपिक में कुछ चीज समझ नहीं आई, तो बेटा दूसरा एक स्टैंड बाय पे रहना चाहिए। अच्छा, अगर आर्ग्यूमेंटेटिव का टॉपिक बहुत नहीं अपील करेगा तो हम ये वाला लिख सकते हैं, बट डोंट गिव योरसेल्फ सो मेनी चॉइसेस, उसमें सिवाय कंफ्यूजन के कुछ नहीं। तो बिल्कुल सोच करके जाएंगे, उसी की प्रैक्टिस करके जाएंगे कि हमें आर्ग्यूमेंटेटिव लिखना है डिस्क्रिप्टिव, एंड इट इज नेवर अबाउट मार्क्स। जब हम नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन करते हैं, तो अगर हम अपना हेडिंग लिख रहे हैं, कैची हेडिंग, तो हमें 1 मार्क। कैची हेडिंग लिखने का तरीका है, वी कैन राइट पूरा का पूरा कैपिटल में और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। अदरवाइज हम बेटा उसमें फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखेंगे और फिर हम चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाएं, चाहे हम उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क। दैट इज समथिंग टू बी कैची। एक वर्ड उसमें आ सकता है बेटा फ्लॉन्ट, FLAUNT। फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखाना। तो डांस कंपटीशन है तो फ्लॉन्ट योर डांसिंग टैलेंट हो गए, क्विज कंपटीशन है फ्लॉन्ट योर GK, ये हो जाएगा। बेटा अगर फ्लॉन्ट नहीं लिख रहे हैं तो इनवाइटिंग लिख रहे हैं, इनवाइटिंग यंग डांसर्स, इनवाइटिंग बेटा यंग आइंस्टाइन्स, ऐसा करके 1 मार्क नोटिस राइटिंग में हमारा आएगा जब हम इवेंट का नाम लिखें, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 मार्क्स हो गए। अब इसके बाद 2 मार्क्स हमारे 4 चीजों पे हो गए। बेटा ये हमारा कहां पर हो रहा है, उसमें पहले तो आप डेट दोगे और बेटा टाइम दोगे, हाफ और हाफ मार्क हो जाएगा। उसके बाद आप वेन्यू दोगे, वेन्यू में आप जो स्कूल का ऑडिटोरियम है, प्लेग्राउंड है, वहां हाफ मार्क और हाफ मार्क स्कूल का नाम। तो 1 2 3 4। और बेटा इसके बाद हमारे 1 मार्क हमें मिलता है जो हम लास्ट लाइन लिखते हैं, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट कैन गिव देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स टिल लास्ट डेट बता दे। बॉक्स बनाना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, उसके कोई मार्क्स अलॉट नहीं हो रहे हैं। प्लस बेटा उसमें नीचे तुम्हारी पोस्ट, तुम्हारा नाम लिख रहे हो तो ठीक, नहीं लिख रहे हो। अब अगर हम बात करें तो बेटा हमारे ईमेल राइटिंग की, उसकी भी मार्किंग देख लो।
तो वो जो हमारा 1 मार्क नोटिस में लास्ट में था ना, दोज हु आर इंटरेस्टेड, इसलिए उसको बहुत लंबा नहीं लिखना चाहिए. नो नीड टू राइट डाउन बेटा 2-3 लाइन्स इन दैट. 1 line इज सफिशिएंट. एंड इफ नॉट 1, देन यू कैन राइट 2, बट नॉट मोर देन दैट. ये बिल्कुल पक्का है. नेक्स्ट में हमारा ईमेल राइटिंग आ जाता है. ईमेल में बेटा जैसे ही हम ईमेल आईडी लिखते हैं हमें हाफ मार्क मिलता है. हम सब्जेक्ट लिखते हैं ईमेल का, हमें हाफ मार्क. इसके बाद हमने सैल्यूटेशन लिखा, डियर मैडम या रिस्पेक्टेड मैडम, हमें हाफ मार्क. ओपनिंग सेंटेंस जिसमें हम बताते हैं कि हम ईमेल में बेटा कौन सा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हाफ मार्क. 2 मार्क्स तो यही हो गए. बॉडी ऑफ द ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 से 3 लाइन्स आएंगी, सिर्फ 2 से 3, जिसमें हम अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं. और बेटा ये 2 मार्क्स का हो जाता है. इसके बाद हम लास्ट में थैंकिंग यू लिखते हैं. हमारा बेटा आता है, सब्सक्रिप्शन आता है, योर्स जो भी करके, फेथफुली, ट्रूली जो भी हम लिखते हैं, उसके बाद हमारा नाम आ जाता है. तो ये हमारी नेक्स्ट के बेटा 1 मार्क में सारा हो जाता है, हाफ हाफ कर. तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग बोथ. अब अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ था बेटा, हमारे यहाँ क्या हो रहा है. यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल म्यूजिक कॉम्पिटिशन. Write a notice to inform students of classes 9 and 10 about this event and invite participation. अब हम इसमें, आप तो बेटा लिखोगे ही, खैर हम इसमें कुछ इस तरीके से लिखेंगे. नाउ इट्स, सो दिस इज आवर सेंटर ऑफ द पेज. ये बेटा हमारा जो होगा, ये सेंटर ऑफ द पेज पे हम लिखेंगे. और सेंटर ऑफ द पेज पर लिखने का जो हमारा पहला चीज है, जो मैं पहले ही बता रही हूँ, टॉपिक आएगा. बेटा टॉपिक जो है वो हमारा हो गया कि भाई हमारे यहाँ हो रहा है सिंगिंग कॉम्पिटिशन. तो हमने बेटा हेडिंग दिया अपना 2 तरीके से, फ्लॉन्ट योर सिंगिंग टैलेंट. टी कैपिटल आएगा बेटा. फ्लॉन्ट योर सिंगिंग टैलेंट, फर्स्ट लेटर हमारा सारा कैपिटल में आ गया. और अदरवाइज हम पूरा जो है बेटा इस तरीके से लिख सकते हैं, इनवाइटिंग यंग सिंगर्स. कैपिटल में आ गया सारा, कैपिटल बेटा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया. इसके बाद हमें नाम देना है इवेंट. अब एक और चीज हम बड़ी अच्छी तरीके से सोच लेते हैं. हमें एक एक लाइन छोड़नी है, तो पूरे नोटिस में बीच बीच में एक एक लाइन छोड़. अदरवाइज बिना लाइन छोड़े हुए हम सारा एक साथ लिख, बस लास्ट में एक लाइन छोड़ेंगे जहां पे हम लिखेंगे दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट. तो देखो बेटा, एक लाइन छोड़ के या बिना लाइन छोड़े, या तो बिल्कुल एक भी लाइन बीच में मत छोड़ो, या फिर सब में एक एक छोड़ के लिखो, क्लीन सा लगे, जैसे तुम्हारी मर्जी. अब हमने बेटा लिखा इंटर स्कूल म्यूजिक कंपटीशन, एम कैपिटल बेटा, म्यूजिक सी कैपिटल, कंपटीशन. इसके बाद हमें डेट देनी होती है, तो हमने लिखा ऑन, बेटा डेट दे दी 17 अप्रैल 2026. अब बेटा इसके बाद हम बताएंगे कब से कब तक हो रहा है, तो हमने बीच में लिखा फ्रॉम 10 AM to 12 noon. इसके बाद बेटा हमने लिखा कहाँ हो रहा है, एट स्कूल ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम, और बेटा कॉमा लगा के अपने स्कूल का नाम लिखा. यू विल राइट द स्कूल्स नेम. हाफ हाफ हो गया. अब आप एक लाइन छोड़, चाहे आप शुरू से एक एक लाइन छोड़ के आ रहे थे तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी छोड़ रहे थे तो अभी. और बहुत सिंपल लाइन लिखनी है बेटा. द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 and 10,
The interested students of classes 9 and 10 may give their names to their respective class teachers before 14th April 2026. The interested students of classes 9 and 10 may give their names to their respective class teachers before 14th of April 2. ठीक है, कल हम ईमेल राइटिंग करेंगे, आपको प्रैक्टिस करके भेजना हो तो मुझे भेज देना. See you at the same time tomorrow.